Hello students, good. Welcome to class 8 and today we are starting the question answers of chapter 2, that is British power in India. British power in India. The Battle of Dash paved the way for the British rule in India. First जो exercise है हमारी that is take the correct options. तो इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ डैश पेव्ड द वे फॉर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बैटल, कौन से बैटल ने इंडिया में ब्रिटिश रूल को आने का रास्ता दिया? तो बैटल ऑफ प्लासी। सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो ब्रिटिश रूल का जो अफेक्शन है, ब्रिटिश रूल का जो स्टार्टिंग है वो स्टार्ट हुआ था बैटल ऑफ प्लासी से। तो आपका आ जाएगा ये बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में, ठीक है। और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए बैटल ऑफ प्लासी, ये देखिए बैटल ऑफ प्लासी जो है, बैटल ऑफ प्लासी फेमस था यहाँ पर क्योंकि इसने यहाँ पर सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी में ही कंपनी की जो आर्मी है उसमें ये बहुत फेमस हुआ था क्योंकि यहाँ पर कंपनी जीत गई थी। तो कंपनी पहली बार किसी जो वॉर है उसमें जीती थी, तो उसके जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ़ हो गया था कि अब वो बिल्कुल आराम से क्या कर सकती है, इस कंट्री में अपना रूल कंटिन्यू कर सकती है। डैश वॉज मेड टू पे 50 लाख रुपीज़, डैश वॉज मेड टू पे 50 लाख रुपीज़ एज वॉर डैमेजेस। वॉर के डैमेजेस के लिए किसने 50 लाख रुपीज़ पे करना पड़ा? किसको 50 लाख रुपीज़ पे करना पड़ा था? बिल्कुल शाह आलम सेकंड को। ये हमने आपको बताया था मीर जाफ़र के बाद जो आया था, ये देखिए यहाँ पर आया, ये रहा शाह आलम सेकंड जो था वो इलाहाबाद में रहने लगा। द नवाब ऑफ अवध हैव टू पे, क्योंकि शाह आलम सेकंड को ही क्या बनाया गया था? नवाब बनाया गया था। तो शाह आलम सेकंड जो था नवाब ऑफ अवध हैड टू पे एन इंडेमनिटी ऑफ 50 लाख रुपीज़ इसको देने पड़े थे और उसके बाद वापस से मीर जाफ़र को ले आया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा शाह आलम सेकंड। नेक्स्ट इज डैश डाइड ऑन 4 मई 1799 वाइल डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगपट्टनम। अपनी कैपिटल सेरिंगपट्टनम की रक्षा करते हुए किसकी डेथ हो गई थी अपनी कैपिटल की रक्षा करते हुए? टीपू सुल्तान की, क्योंकि टीपू सुल्तान की ही कैपिटल थी ये सेरिंगपट्टनम। इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। देखिए ये रहा, टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन 1799 डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगपट्टनम। नेक्स्ट हम बात करते हैं डैश वॉज मेड द कैपिटल और सीट ऑफ पावर ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया अंटिल 1912। कैपिटल और सीट ऑफ पावर जो थी 1912 तक, जब दिल्ली में डिक्लेयर हुआ था, जब दिल्ली को कैपिटल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया, उससे पहले जो कैपिटल थी वो क्या थी? कैलकाटा। उससे पहले किसको बनाया गया था कैपिटल? कैलकाटा को। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका कैपिटल कैलकाटा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज डैश क्रिएटेड अ परमानेंट पुलिस फोर्स इन इंडिया। किसने परमानेंट पुलिस फोर्स इंडिया में क्रिएट की? ये क्रिएट की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पर बहुत सारे काम किए थे, तो परमानेंट पुलिस फोर्स को क्रिएट करना भी इसी की जो कह सकते हैं क्रिएटिविटीज़ हैं उनमें आता है। नेक्स्ट है डैश मीन्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। किसका मतलब था? किसने इस चीज़ का मतलब रखाया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ? एज इट प्रोसेस द आइडिया वन लॉ फॉर ऑल। सब्सिडियरी अलायंस का था नहीं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का नहीं था, ये किसका था? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ तो यही कहता है कि सभी क्या हैं? इक्वल है लॉ के बिफोर में, तो ठीक है। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वगैरह यहाँ तो ऐसा कुछ भी देखने के लिए हमें नहीं मिला था। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं, तो ये हमारे टिक द करेक्शन ऑप्शन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं दोज आर फिलअप्स। द पोर्तुगीज रिटेन्ड इन दियर ट्रेडिंग सेंटर्स। पोर्तुगीज ने अपने जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे वो कब तक बरकरार रखे थे? देखें
कब तक रिटेन रखे थे? 1961 तक। 1961 तक जो पोर्तुगीज़ का कब्ज़ा था वो हमारे गोवा पर था। तो गोवा हमारा 1961 में आज़ाद हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब, इन 1615 एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री। 1650 में इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, कहाँ पर? सूरत में। तो इसका आंसर आप लिख देंगे यहाँ पर सूरत, SURAT, सूरत आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, दैट वाज द डैश वाज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। कौन था हैंड्स ऑफ ब्रिटिश में? पपेट, लाइक अ पपेट, जो वर्क करवा रहे थे ब्रिटिशर्स जिससे, तो कौन था वो? डैश वाज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ अ ब्रिटिश। ब्रिटिश के हाथों में कठपुतली कौन था? मीर जाफ़र। मीर जाफ़र इसका आंसर आ जाएगा, ये लिख दिया है देखिए मैंने, मीर जाफ़र। तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज द डैश एंड द ईस्ट इंडिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। EIC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये होता है फॉर 3 वॉर्स। इन्होंने 3 वॉर्स लड़े, तो किसने लड़े? मराठास ने। क्लियरली लिख देती हूँ यहाँ पे, ये देख लीजिए, मराठास। तो मराठास ने लड़े थे 3 वॉर्स इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, डैश अप्लाइड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने अप्लाई किया? ये तो सभी जानते होंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी जिसमें क्या बोला गया था कि जिसके पास कोई भी अपना उत्तराधिकारी नहीं है, यानी जिसके पास कोई भी हेयर नहीं है, वो किसी भी अदर जो बच्चा है उसको गोद नहीं ले सकता। और वो सारे राज्य जिनके पास अपना उत्तराधिकारी नहीं है, वो सभी राज्य किस में मिला लिए जाएंगे? वो सभी राज्य मिला लिए जाएंगे ब्रिटिश इंडिया में। तो ये जो पॉलिसी है ये किसने अप्लाइड की थी? ये अप्लाई की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ये आपको यहाँ दिखा देते हैं, ये रहा देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ये आप लिख सकते हैं। तो ये लिख लीजिए यहाँ पे, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो ये आपको ये वाले आंसर सारे आ गए होंगे समझ में। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ। फर्स्ट का बी बैटल ऑफ प्लासी, सेकंड का शाह आलम सेकंड यानी डी ऑप्शन, थर्ड का टीपू सुल्तान यानी सी ऑप्शन, फोर्थ का कैलकटा मीन्स ऑप्शन बी, नेक्स्ट फिफ्थ का ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, सिक्स्थ का है हमारा ऑप्शन सी रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज 1961, सेकंड फिल इन द ब्लैंक इज सूरत, थर्ड fill in the blank is Mir Jafar, fourth fill in the blank is Marathas and fifth fill in the blank is Lord Dalhousie। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब क्वेश्चंस, आंसर क्वेश्चंस इन शॉर्ट। Who became the Governor General of India in 1798? 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो इसका आंसर आएगा आपका लॉर्ड वेलेस्ली। ये देखिए 1791 में, सॉरी 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ये आएंगे, लॉर्ड वेलेस्ली। ये आप आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो या तो पूरा आंसर यहीं से लिख लीजिए आप डायरेक्टली, इसमें आएगा आपका यहाँ पे लॉर्ड ये आपका आंसर आ गया लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ट्रीटी वॉज साइंड बाय अवध विद द ब्रिटिश। कौन सी ट्रीटी साइंड करवाई गई थी अवध से ब्रिटिश के साथ? कौन सी ट्रीटी हुई थी अवध के साथ? देखते हैं अवध कहाँ पर था हमारा। मैंने आपको बताया भी था, अंडरलाइन भी करवाया था। जो ट्रीटी है, कौन सी संधि की थी ब्रिटिश ने अवध से? बैटल ऑफ प्लासी के बाद मैंने आपको मार्क करवाया था, आई थिंक। प्लासी के बाद जो वॉर हुआ था दैट इज़ बैटल ऑफ बक्सर। हाँ, ये देखिए, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वॉज साइंड इन 1765। ये था ब्रिटिश ने, नाउ ब्रिटिश हैड एस्टैब्लिश, अवध से इन्होंने साइन करवाया था। कौन सी ट्रीटी पर? द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पर। तो ये आपको लिखना है यहाँ पर। विच ट्रीटी की जगह आपको लिखना है, विच की जगह आप लिख देंगे द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। विच ट्रीटी को कट करके आप लिखेंगे द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ये आपको इसमें लिखना है। द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वॉज साइंड, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वॉज साइंड बाय द अवध with the British. Next question is, which war was destroy the Maratha power completely? कौन से वॉर में मराठा की जो पावर है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी? तो कौन से वॉर में मराठास की पावर? देखिए, मराठास के साथ हमने कितने मराठास के साथ ब्रिटिशर्स के कितने वॉर हुए थे? 3 वॉर्स हुए थे। तो फर्स्ट वॉर हुआ था, फर्स्ट 2 एंग्लो मराठा वॉर्स। थर्ड मराठा वॉर ये था। अब थर्ड मराठा वॉर में ये देखिए, थर्ड मराठा वॉर में पेशवा बाजीराव बिल्कुल टूट चुका था, फिर भी उसने ऑर्गेनाइज किया और वो लड़ा, लेकिन वो डिफीट हो गया। डिपोज एंड पेंशनड ऑफ द स्टेट ऑफ सतारा, सारा कुछ उससे ले लिया गया था। यानी कि थर्ड मराठा वॉर में, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में क्या हुआ था? जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने उसे हरा दिया था और मराठास की पावर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो यहाँ पर आएगा द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड यहाँ लिख देती हूँ, इस पे आप देख लीजिएगा, द थर्ड एंग्लो मराठा The third Anglo-Maratha War. In the third Anglo-Maratha War was destroy the Maratha power completely. आपको which की जगह बस ये लिखना है, the third Anglo-Maratha War। ठीक है, ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये तो सभी जानते हैं क्या था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? लॉर्ड डलहौजी ने जो स्टार्ट किया था, जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब ये था कि ये उन्हीं के ऊपर अप्लाई होना था। एक ऐसे डिपेंडेंट स्टेट के लिए किया गया था कि वो सभी किस में चले जाएंगे? ब्रिटिशर्स के पास चले जाएंगे। इफ़ द रूलर डाई, अगर रूलर जो है वो बिना नेचुरल हेयर के उसकी डेथ हो जाती है तो यहाँ से आ जाएगा डलहौजी फ्रीली अप्लाइड the doctrine of lapse. According to it, a dependent state would pass into British hand से लेकर, और यहाँ पर आ जाएगा traditions, और उसके बाद आपको ये भी लिखना होगा इसमें, it denied the adopted children the right to inherit the throne. किसी भी सिंहासन पे अडॉप्टेड चिल्ड्रन का बैठना जो था वो पॉसिबल नहीं था, उसके लिए उन्हें मना किया गया था। तो ये दोनों पैराग्राफ आएंगे आपके, फर्स्ट पैरा तो कंप्लीट और सेकंड पैरा की आपकी फर्स्ट लाइन, ये आपका कंप्लीट यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, व्हाट इज़ मीन्ड बाय अ फरमान। फरमान क्या था? ये देखिए फरमान क्या था। ये जितने भी औरंगज़ेब वगैरह थे, इन्होंने काफ़ी फरमान, यानी कि लाइक आदेश, कुछ ऐसे आदेश जारी किए थे जिन्हें फरमान कहा गया था। ये देखिए
द फरमान इशूड बाय औरंगजेब यहाँ से इसको आप मार्क कर लेंगे। द फरमान issued by Aurangzeb meant the right to trade duty free for the company only, but the company official carried private trade and refused to pay duty। ये है आपका पेज नंबर 14 पर जो सेकंड पैरा है। द कालिकता वॉज लेटर कॉल्ड से लेकर कालिकता वाला पहला जो है इसमें सेकंड लाइन में लिखा हुआ है द फरमान, और इसमें जो फरमान जो लिखा हुआ है उसी से आपको इसको करना है। द फरमान से लेकर और 1 2 3 4th लाइन में लिखा हुआ है टू पे ड्यूटी, इसको यहाँ तक आपको करना है। ये आपका आंसर है, आंसर नंबर 5। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 5। अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं दोनों चैप्टर्स के, एक आपके चैप्टर फर्स्ट के लॉन्ग रह रहे हैं और एक चैप्टर सेकेंड, दोनों के ही आपके लॉन्ग क्वेश्चंस रिमेनिंग है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोनों के लॉन्ग क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, तब तक आप इनको कर लीजिए। और उसके लिए अगर आप पेज छोड़ना चाहें तो पेज छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ दोनों के क्वेश्चंस आप एक साथ भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो देख लीजिएगा इसको, और करना चाहें तो कर लीजिए, अदरवाइज़ दोनों के चैप्टर के क्वेश्चंस जो हैं वो एक साथ कर लेना, लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इनको आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, वैसे तो लिख लिया होगा आपने सारा। ये इसमें फर्स्ट आंसर जो है इसमें आएगा लॉर्ड वेलेस्ली, नेक्स्ट में आएगा द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, फिर आएगा थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, फिर आपके ये दो तो वैसे ही हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।